ओके सो बच्चों, सॉल्विंग के लिए अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एक एक क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आते जाएगा। राइट साइड में आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे भी अपन, एंड we'll keep that for our revision purpose, and you will be able to see my video and everything, all the audio that I explain. Okay, चलो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है विच इज नेमिंग ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, ऐसा हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। जो नंबर 92 आपका यूरेनियम है ना, उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर 92 आपका कौन सा है? यूरेनियम। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहना, इसको समझते रहना, ठीक है। कहीं पर डाउट हो तो ऑब्वियसली मुझे पूछ लेना। यूरेनियम जो है आपका, उसका नंबर क्या है? 92, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आते हैं, यूरेनियम के बाद जो आते हैं, आफ्टर दिस जो एलिमेंट्स आते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं बच्चों? We call them transuranic elements। किस नाम से जानते हैं? transuranic elements। नाम से ही पता चल जाता है, ऑब्वियसली नाम ही इतना सिंपल है कि हाँ भाई यूरेनियम के बाद आता है तो ट्रांसयूरेनिक, सीधी बात है। अच्छा, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स 92 के बाद आते हैं, ये एक स्पेशल छोटी सी चीज़ है ये। अच्छा, इस चैप्टर में काफ़ी सारे फैक्चुअल चीज़ें, ये तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जो नाम है या कोई ऐसे नंबर हैं वो आपको वैसे याद करने पड़ते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल हो जाते हैं ना। तो ये एक चीज़ हो गई फैक्चुअल में, क्या कि 92 के बाद वाले क्या है? ट्रांसयूरेनिक। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि अबाव 100, कौन सा मैंने क्या बोला? अबाव नंबर 100 जो एलिमेंट्स हैं आपके, उनका जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज गिवन बाय द IUPAC। अबाव 100 जो एलिमेंट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर, जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर के रूल्स है ना अपने पास, वैसे यहां पर भी फॉर दीज एलिमेंट्स दैट आर अबाव 100, फॉर एलिमेंट्स अबाव 100 अपने पास रूल्स है। क्या रूल्स है? बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत सिंपल। जो नंबर्स हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग नंबर है ना, सबका एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स डाला हुआ है। सबका क्या डाला हुआ है? स्पेसिफिक प्रीफिक्स डाला हुआ है। एक एग्जांपल समझ लो, जैसे कि 0 का है नील। 0 का क्या है? 0 का क्या है? नील। 1 का क्या है? अन। 2 का क्या है? बाय। 3 का क्या है? ट्राई। ऐसे अलग अलग रहेगा। 6 का हेक्स रहेगा, 7 का हेप्ट, ऑब्वियसली पता ही है आपको। तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो नंबर है, 0 को नील बोलते हैं, ये तो सबको पता है, बचपन से मालूम है आपको। 1 को यूनी बोलते हैं ना, 1 यूनिटरी और यूनिट, अन। 2 को बाय बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो इसमें नया क्या है? सबको पता है। क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ये सवाल है। तो ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है। एग्जाम्पल ले लो, आपको स्क्रीन पे आई होप दिख रहा होगा प्रॉपरली। एग्जाम्पल दे लो, 101 क्या है? मैंने बोला कौन सा नंबर ये है? 101। तो 3 इसमें नंबर दिख रहे हैं आपको, 1, 0 और 1। तो मैं 1 को लिखूंगा अन, 0 को लिखूंगा नील, फिर 1 को वापस लिखूंगा अन, और लास्ट में लगा दूंगा IUM। तो नाम क्या हो गया? अन नील अनियम। क्या नाम हो गया? अन नील अनियम। सिंपल है, 1, 0, 1 और IUM सबके पीछे लगेगा। आप बोलोगे सर ये इतना आप क्यों पका रहे हो? क्योंकि ये देखो, आप देख सकते हो आपके सामने है। अगर आप ये इसको देखो, आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, अनिल अनियम, देखा? फर्स्ट क्वेश्चन का ए। सेकंड है अनिल
ट्राइयम, ट्राइयम, ठीक है, अनिल ट्राइयम। अब देखो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा। 103, 1 को लिखेंगे अन, 0 को लिखेंगे नील, 3 को लिखेंगे ट्राई और इयम, और ऑब्वियसली आई और आई दोनों साथ में, तो एक आई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनिल ट्राइयम। ऐसा काफी इजी है ना। अब सवाल ये आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। दिस इज द क्वेश्चन 1 दैट यू कैन सी ऑन योर, there is a hand का cursor, can you see on the this thing on 1, yeah. So on the question you will see the cursor, and on the right side obviously you will be able to see the pen or the marker whatever, है ना। तो क्लियर आपको पता है कि स्क्रीन पे कहाँ पे क्या चल रहा है, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना। तो क्वेश्चन 1 के लिए हम लोग क्या फंडा लगाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। जब एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए 100 के अबाउ, तो साइंटिस्ट के नाम पे उनके नाम रखे गए थे इनिशियली, या तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे मोस्टली, और द प्लेस वेयर दे वर डिस्कवर्ड, है ना, ऐसे उनके अलग अलग नाम दिए गए थे। बट ऑब्वियसली दोज नेम्स वर सुपर कंफ्यूजिंग, बिकॉज देन यू हैड टू एक्चुअली एंड अप रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी नेम एंड व्हाट इट स्टूड फॉर। फॉर एग्जाम्पल 101 का जब ओरिजिनली डिस्कवरी हुआ तो उसका नाम दिया गया मेंडेलिवियम। क्या नाम दिया गया, स्पेलिंग देख लेते हैं यार, मेंडेलिवियम। क्या नाम दिया गया, मेंडेलिवियम। आपको पता है मेंडेलीव कौन थे, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पहली बार बनाया था, वही थे ना मेंडेलीव, है ना। तो उनके ऑनर में इसका नाम मेंडेलिवियम रखा गया। 103 का नाम था लॉरेंशियम। क्या नाम था, लॉरेंशियम। 106 का नाम था सीबॉर्जियम। क्या नाम था, सीबॉर्जियम। एंड 109 का नाम था रॉन्टजेनम, और रॉन्टजेनियम, सॉरी रॉन्टजेनियम। क्या नाम था 109 का, रॉन्टजेनियम। बाय द वे रॉन्टजेन कौन थे बच्चों, फिजिक्स में आपको पढ़ाया होगा। रॉन्टजेन वाज द वन हु डिस्कवर्ड नोट। रॉन्टजेन कौन थे भाई, रॉन्टजेन रेस किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं रॉन्टजेन रेस, एक्स रेस को बोलते हैं बच्चों। ये नहीं पता था तो अभी सीख लो। रॉन्टजेन डिस्कवर्ड एक्स रेस, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, विल्हेल्म कॉन्राड रॉन्टजेन। उनकी पूरी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा आप लोगों को। उनकी पूरी कहानी है, उन्होंने अपने वाइफ के हाथ का एक्सरे लिया था पहली बार, ठीक है, और वो एक्सरे मतलब एक हाथ की एक हड्डी का एक्सरे लेने के लिए 5.5 मिनट या 6 मिनट कुछ एक्सपोजर लगा था उनको, जो आज की तारीख में 1 सेकेंड में हो जाता है। पुरानी टेक्नोलॉजी वैसी थी। खैर, तो मेंडेलिवियम, लॉरेंशियम, सीबॉर्जियम, रॉन्टजेनियम, ऐसे अलग अलग नाम दिए। बट ऑब्वियसली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है इन नामों को रिमेंबर करना। दैट इज व्हाई आईयूपीएसी केम अप विद द सिस्टम ऑफ नेमिंग देम एज अनिल अनियम, अनबाय अनियम, है ना, ऐसे 101, 102, 103, which is easier for you to remember. Now what is the question here? Check the question, check question number 1 here. Okay, see the question. It says, अब आते हैं हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे, ठीक है ना। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके दिमाग में एकदम क्लियर बैठ गया, फिर टेंशन ही नहीं है आपको, है ना, ऐसा। तो यहां पर आप सामने सामने देख लो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या अनिल अनियम मेंडेलिवियम करेक्ट नाम है? हाँ, देखो अनिल अनियम क्या होता है 101, मेंडेलिवियम 101, हाँ करेक्ट है, आपके सामने मैंने लिखा है। क्या अनिल ट्रायम लॉरेंशियम है? करेक्ट है 103, यस। क्या अनिल हेक्सियम सीबॉर्जियम है 106, यस। क्या अनिल अनियम डार्मास्टेडियम है? नहीं। क्या होना चाहिए था? रॉन्टजेन होना चाहिए था। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। बहुत ही आसान, ऑप्शन डी क्या है आपका? इनकरेक्ट है।
ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ये नीट 2020 में मतलब पिछले ही साल क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम लेटेस्ट आपका क्वेश्चन। ओके बच्चों, समझ में आ रहे होगी अब बात, आई होप सो, है ना। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड वाला हमने सॉल्व ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर लिया था, 114 वाला, यस हमने ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है पिछले लेक्चर में, कि एक नया एलिमेंट आया है 114 नाम का नंबर का, और उसको कहाँ डालना है और कौन सी फैमिली में, कार्बन फैमिली अपना आंसर आया था, सबको याद होगा है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, ये भी हमने सॉल्व किया था। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 4s2। तो मैं आपके लिए आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन 2 का आंसर है ए, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है पिछले लेक्चर में, एक बार देख चाहिए तो देख लेना, मैं आपको वीडियो दे दूंगा उसका। क्वेश्चन 3 हमने ये भी सॉल्व किया हुआ है, अगेन इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, ए। इसके पीछे का लॉजिक क्या लिखा था याद है, चेक कर लो वापस एक बार। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 and 4s2, right? This was the configuration given to me. मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों हैं। In fact, my outermost shell here is what? Tell me. Yes, outermost shell जो है वो 4s है ना, outermost तो 4s है, पर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 4s वालों को गिनूं क्या? नहीं, मैं 3d के 3 प्लस 4s के 2, मतलब टोटल कितने हुए 5, और 5 हुए इसलिए 5th ग्रुप में डाला। काफी आसान, समझ पा रहे हो आप? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, कहीं कुछ ऐसे लॉस्ट तो फील नहीं कर रहे हो बच्चों? समझ में आ रही बातें? गुड। सॉरी, थोड़ा स्क्रॉल ज्यादा हो। हाँ, ओके। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। देखो, अगेन उसने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, जो हमने पिछली बार बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3, ये दिया है उसने। What is the atomic number of the element which is just below this one? ये एलिमेंट है, इसके जस्ट नीचे वाला कौन सा होगा, ये उसने आपको पूछा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों, पहले आप ऐड करेंगे, है ना। 2 + 2 कितना 4, + 6 10, + 12 + 2 12 और +3, कितने नंबर कितना हुआ बताओ, कितना आया? 15 आया। 15 नंबर का एलिमेंट कौन सा है? 15 नंबर का एलिमेंट कौन सा है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस कौन सी फैमिली में आता है बताओ? ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, है ना, या फिर नाना पाटेकर पास सब बकवास सब बिंदास, कैसे भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल रियलाइज कि फॉस्फोरस के नीचे कौन है बॉस, कौन है फॉस्फोरस के नीचे? आर्सेनिक है बच्चों, दिख रहा है आपको? फॉस्फोरस के नीचे कौन है? आर्सेनिक है। और ये मैंने आपको एक तरीका, एक ट्रिक बताई थी, हाउ टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर्स, कि नाइट्रोजन नंबर 7 है तो +8 यानी कि 15, +18 यानी कि 33, वापस +18 यानी कि 51, और वापस 32 ऐड करना है यानी कि 83। तो मुझे बताओ, आर्सेनिक है ना नंबर 33, यानी कि जस्ट बिलो दिस एलिमेंट कौन आता है? जस्ट बिलो दिस एलिमेंट आर्सेनिक आता है, नंबर 33 आता है, यानी कि आपके 4th क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों? 4th क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी। बहुत ही आसान, एकदम इजी, है ना। तो 4th क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एटॉमिक नंबर इज 33। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। एटॉमिक नंबर 33, अरे यही तो है यार, आर्सेनिक की तो है। एटॉमिक नंबर 33
पूछा है इट विल बी प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन विच ग्रुप, इट इज प्लेस्ड इन विच ग्रुप। ध्यान से समझो, जरा ध्यान से समझो, ये ग्रुप 15 है, जरा ध्यान से देखो ना मैंने क्या लिखा है, ग्रुप 15 है, चेक तो करो, है ना। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, आप बोलोगे सर चारों आंसर रॉन्ग है कि नहीं? चारों ही आंसर रॉन्ग लग रहे हैं आपको, क्योंकि एक्चुअली रियलिटी में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ये 1993 का, ये ओल्ड सिलेबस में से है। तो मैं आपको जरा तभी समझा देता हूँ, है ना। जो पुराना टेबल था, थोड़ा सा इसका लॉजिक समझना, कंफ्यूजिंग है, इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बिकॉज आपके लिए ये वाला रेलेवेंट नहीं है, आप नया वाला फॉलो कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज इट इज देयर इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई एम शोइंग। जो हमारे पास अभी 1 to 18 ग्रुप्स है ना पीरियोडिक टेबल में, अपन डायरेक्टली लिखते हैं 1 to 18, पुराने टाइम में वो 1 to 18 ऐसे नहीं लिखे जाते थे। पुराने टाइम में जो देखते हैं भाई, अपन लास्ट टाइम लिखे थे ना, कहाँ गया, हाँ, in the earlier times when we used to write the periodic table ना, we used to write it like this, ये मेरा ग्रुप 1 है, इसके बाद ग्रुप 2 आएगा, है ना, ऐसे कॉलम जो मेरे ग्रुप्स हैं इस तरह से आते, ये वाले, है ना, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, और मैं 1 to 18 बोलने की जगह इसको ऐसे बोलता हूं, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। समझे? पुराने टाइम में जो S और P ब्लॉक था ना, उसको A ग्रुप ऐसा बोलते थे, और जो बीच में D ब्लॉक दिख रहा है आप लोगों को, इसको ऐसा बोलते थे 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, ऐसा बोलते थे। ठीक है, ये पुराना तरीका था। तो उसके हिसाब से ग्रुप 15 जो है वो मेरा एक्चुअली ग्रुप 5 आता था। बात को समझे? अभी जिसको आप ग्रुप 15 बोलते हो, वो पहले आप गिनो तो कैसे आता था, 1, 2, 3, 4 एंड 5th नंबर पे आता था। तो पुराने टाइम में ग्रुप 15 को ग्रुप 5 बोला जाता था, और इसीलिए ये पुराने सिलेबस के हिसाब से 1993 का क्वेश्चन है ये, तो उसके हिसाब से ये 5A में आता था। 15 का मतलब क्या होता था, 5A, समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए इसको हम लोग 5th ग्रुप का एलिमेंट बोलते थे। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा C, दैट इज 5th ग्रुप। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से देखना क्या है, आर्सेनिक बिलोंग्स टू, मैं ऐसे लिख देता हूं तो क्लियर हो जाएगा, बिलोंग्स टू ग्रुप 15 of modern periodic table। अभी तो वो ग्रुप 15 में होता है, तो मैंने लिख दिया ना अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट इज एक्चुअली ग्रुप 5A, दैट इज ग्रुप 5A, हेंस द आंसर इज C। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि चारों ऑप्शन गलत हैं, बट द मोस्ट करेक्ट यू हैव टू चूज। इन चारों में से जो सेंसिबल लग रहा है, कौन सा सेंसिबल है, 5th वाला, यानी कि ऑप्शन C। ठीक है, तो जो बच्चे ये आप ये सोच रहे होगे कि सर आप तो यार ये बात कर रहे हो कि यहाँ पर भी थर्ड में भी ये 5th में आया था, थर्ड क्वेश्चन में ये A ऑप्शन आपने राइट बोला था, और यहाँ पर भी आप 5th बोल रहे हो, ऐसा कैसा? तो पहली बात तो ये देख लो यार, ये 2002 का क्वेश्चन है, ये 1993 का क्वेश्चन है, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से बनाया उन्होंने दोनों क्वेश्चन, दोनों करेक्ट ही है। जब ये 3D3 है ना, तो ये एक्चुअली 3B का मेंबर था। कौन सा था? 3B, पुराने वाले 3B का मेंबर, जिसको आज की तारीख में हम लोग 5th ग्रुप बोलते हैं। और ये जो है ये ग्रुप 15 का मेंबर है, जिसको 5A बोलते थे, उसके हिसाब से बनाया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी के लिए आपको क्या याद करना है, आपको ये ग्रुप 15 ही याद करना है मेनली, है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। 4 एलिमेंट दिए हैं, कौन सा सेम फैमिली में नहीं आता, ये हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। अगेन इसका आंसर क्या आया था अपना, C डायरेक्टली, क्योंकि C जो है वो Ne यानी कि नियॉन, 3s2 और 3p5, ये हैलोजन फैमिली का मेंबर था। बाय द वे ये 17 नंबर है, ये क्लोरीन का है,
और बाकी सारे जो हैं वो डी ब्लॉक के मेंबर थे, है ना, डी ब्लॉक के मेंबर। चलो 7th वाला देखते हैं अभी। 7th वाला आप यहाँ पे कर्सर देखते रहना। 7th क्वेश्चन, ये देखो रिसेंट क्वेश्चन एकदम, नीट 2019 का क्वेश्चन। फॉर द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अभी आपकी पीरियोडिक टेबल का सेकेंड पीरियड कौन सा है, तो आपको तो पता ही है, लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, बचपन से आप लोग स्कूल से रटा हुआ है आपने, है ना। पहले वाले में हाई हेलो हाइड्रोजन हीलियम, और सेकंड वाले में क्या था, लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो कोटा फैक्ट्री में बेचारा त्रस्त बच्चा है केमिस्ट्री वाला, जो एक्सेप्शन पे रोते रहता है, जो एक्टर है ना कोटा फैक्ट्री में, तो वो इन एक्सेप्शंस की बात करके रोता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जरा विशेष थोड़ा आप ध्यान देना प्लीज। मेरे पास है लिथियम, मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये एलिमेंट्स है मेरे पास सेकेंड रो में। उसने मुझे सवाल क्या पूछा, उसने सवाल क्वेश्चन क्या पूछा, ही हैज आस्क्ड मी कि भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताओ। जो एग्जामिनर जिसने पेपर सेट किया उसने बोला भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का लेस टू मोर, है ना, कम से ज्यादा आप ऑर्डर मुझे बताओ। तो पहला आपको लॉजिक इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली बात ये समझ लो बच्चों, क्या होता है, हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप लोगों को भी ये कंफ्यूजिंग लगता ही होगा, हर बच्चे को लगता है ऑफ कोर्स कि सर ये जब एक्सेप्शन आते हैं ना सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको टैकल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि पहले आप उसका बेसिक रूल समझ लो, क्योंकि बेसिक रूल तो 90% केसेस में लगता ही है। तो बेसिक रूल क्या था कि भाई जब लेफ्ट टू राइट आए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज। ये बात क्लियर हुई, दिमाग में बैठ गई। तो एक सिंपल लॉजिक तो हमारे दिमाग में आ गया कि अच्छा लिथियम से नियॉन की तरफ व्हेन वी आर मूविंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल गो ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। दैट इज क्लियर इन माय हेड, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार वो ऑर्डर लिख दिया, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करना है कि अच्छा इसमें कहीं एक्सेप्शन का स्कोप है क्या, है ना, इसमें कहीं एक्सेप्शन का स्कोप है क्या, और एक्सेप्शन का स्कोप कहां आता है। अब देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। नोट, एक्सेप्शन का स्कोप कहां आता है। एक्सेप्शन आएगा हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड की स्टेबिलिटी की वजह से। कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, कहां आएगा, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड की स्टेबिलिटी की वजह से उसका एक्सेप्शन आएगा। यानी कि जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है ना उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब ये लॉजिक जरा समझते हैं क्या होता है। पहली बात ये समझो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूं कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या, बोलो, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। कितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी लगेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। फिर से ध्यान से सुनना, एटम को आयन बनाने के लिए आयोनाइजेशन कर रहे हो ना, सिंपल इंग्लिश है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हेन यू आर डूइंग आयोनाइजेशन व्हाट आर यू डूइंग, आप एटम को आयन बना रहे हो। कैसे बना रहे हो भाई, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन खींचोगे, तो कितनी एनर्जी लगी उस एटम को आयन बनाने में, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंपल, ठीक है। उसका डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि इट हैज टू बी इन गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड, और नॉनसेंस, छोड़ दो। सिंपल बात क्या याद रखो, तुम्हारे पास एक एटम है, उसके अंदर आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, तुमने उसको खींच के बाहर निकाला,
कितनी एनर्जी लगी उसको बाहर निकालने में, वो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात क्लियर हुई? अगर किसी बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन है तो और सिंपल कर देता हूँ। Li से Li प्लस बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, Be से Be प्लस बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, बोरॉन से B प्लस बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो ये पूछ रहा है। इन शॉर्ट घूम फिर के वो ये पूछ रहा है कि भाई किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये पूछ रहा है ना वो। तो अब तुमको ये बड़ा लॉजिकल लगेगा कि भाई लेफ्ट टू राइट मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं हम, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो मेटल की एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो ये तो मेरा एक्सपेक्टेड ऑर्डर हो गया। कितना आसान, बरोबर? आप बोलोगे हाँ सर ये तो एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में मेटल से नॉन मेटल जा रहा हूं ना, तो मेटल तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो कम एनर्जी लगेगी, तो लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और राइट में नॉन मेटल है तो बहुत एनर्जी लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तो फिर उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो ये तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हो गया। अभी एक्सेप्शन कहां आने वाला है? हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। हाँ, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। तो जरा कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्या इन पूरे एलिमेंट्स में से कहीं भी हाफ फील्ड की फंडे आ रहे हैं क्या? तो दो जगह आपके हाफ फील्ड के फंडे आ रहे हैं। एक बोरॉन में, बोरॉन में देखो क्या आता है, बोरॉन का नंबर बताओ पहले क्या है? बोरॉन का नंबर है 5। बोरॉन का नंबर है 5, है कि नहीं? चेक करो। तो बोरॉन का नंबर अगर 5 है तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है बच्चों? तो आप देखेंगे कि P जो है वो तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और वहीं उसके साथ में जो उसका भाई है कौन, बेरिलियम, ये तो 1s2 2s2 हो गया ना। तो क्या ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया? देखो S कंप्लीटली फिल्ड हो गया इसका। तो ये ज्यादा स्टेबल है कि नहीं? तो जो ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या? तुम स्टेबल हो तो तुम इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे नहीं, तुम बोलोगे यार नहीं मैं तो स्टेबल हूं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, तेरे को मेरे से इलेक्ट्रॉन लेना है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा जरा सोचो लॉजिकली। ये जो बेरिलियम और बोरॉन है ये अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे। ये हुए एक्सेप्शन। और कितना आसान एक्सेप्शन है। बोरॉन और बेरिलियम की जगह क्यों एक्सचेंज की? क्योंकि बोरॉन पहले आ गया, कम है उसकी, और बेरिलियम की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कौन से वाले? एस वाले। समझ में आई बात? बोलो हाँ की। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। ये 1s2 2s2, तो ये कंप्लीटली फिल्ड था इसलिए स्टेबल था। सेम लॉजिक अब आप क्या करना है, सिंपल आपको लगाते जाना है सेम लॉजिक। तो आप आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको नाइट्रोजन में भी सेम लॉजिक मिलेगा। देखो अब ये बहुत इजी लगेगा। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 है बच्चों। क्या है? 1s2 2s2 2p3 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो क्या मैं बोलूं कि ये 2p3 हाफ फील्ड है? 2p3 हाफ फील्ड है, तो ये भी तो एक्सेप्शन निकल के आया। किससे? ये ऑक्सीजन से अपनी जगह को रिप्लेस कर देगा। देखो कितना सही हो गया। तो आपने दिमाग क्या लगाना है, दिमाग क्या लगाना है कि पहले आपको रेगुलर तरीके से लिख देना है और फिर चेक करना है कि कहां कहां हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड का लॉजिक लग सकता है, वहां पे आपने एक्सेप्शन बनानी है। सवाल आपके दिमाग में आएगा सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको तो 5 मिनट लग जाएंगे पूरा ये करने। नहीं, आप एक दो बार सॉल्व करोगे तो आपको बहुत जल्दी स्ट्राइक होगा। विद इन अ मिनट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, है ना? टेंशन नहीं लेना। अगर मैं ये लॉजिक से देखूं तो मेरा नियॉन तो बरोबर है ना, सबसे ज्यादा है, कंप्लीटली फिल्ड है, एकदम स्टेबल है, तो है ना नंबर 1 पे। कौन उसको वहां से हटा रहा है? कोई नहीं हटा रहा उसको वहां से। तो यहां पर एक्सेप्शन आपको 2 दिख गई, मैंने येलो कलर की पट्टी से मार्क कर दी है। तो नाउ चेक द करेक्ट आंसर। बहुत ट्रिकी है ये क्वेश्चन, बिकॉज जब आप चारों ऑप्शन को एक साथ देखते हो एग्जाम की नर्वसनेस में, सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। बहुत ध्यान से मार्क करना बच्चों। लिथियम के बाद बोरॉन आना चाहिए, तो ए और बी तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। ए और बी वैसे भी रॉन्ग हो गया, है ना?
और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन पहले आना चाहिए, सॉरी नाइट्रोजन बाद में आना चाहिए, ऑक्सीजन पहले आना चाहिए, है ना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हो मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए स्टार मार्क कर दिया है क्योंकि ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक्सेप्शन है। कि एक आंसर क्लियर हुआ और एक्सेप्शन का रूल भी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे जाएं। सॉरी ये तो बहुत ज्यादा स्क्रॉल हो गया है, सॉरी एक सेकंड। ओके नाउ वी आर ऑन नंबर 8। थोड़ा सा वो स्क्रॉलिंग का, सॉरी फॉर दैट। सो दैट इज नंबर 8 नाउ। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, एम्फोटेरिक, ये मैच कर। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, वो मार्क कर। तो पहले तो एसिडिक बेसिक तो आपको पता ही है, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाए वो ऑक्साइड एसिडिक है, तो बेसिक दिखाए वो बेसिक है ऑब्वियसली। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाता है, मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और न्यूट्रल क्या होता है, जो दोनों नहीं दिखाता। बात समझ रहे हो, न्यूट्रल क्या होता है, जो दोनों भी नहीं दिखाता, सिंपल बात है। अच्छा तो इसमें ये तो बहुत, ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 8th क्वेश्चन का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, अगेन स्कूल लेवल पे आपने पढ़ा था, फिर भी बता देता हूं कि मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जनरली। करेक्ट है ये बात, मेटल्स जनरली बेसिक बनाते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो मेरे को सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो दिख रहा है, दो मेटल है यहाँ पे और दो नॉन मेटल है, तो हम कैसे जज करें। तो स्ट्रॉन्ग मेटल स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल स्ट्रांगली एसिडिक, आपका आंसर वहीं पे आ गया। तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटल है ना, तो बेसिक होगा, तो 1 विल बी बी। और क्लोरीन का ऑक्साइड देखो ये Cl2O7, ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा, तो 4 विल बी सी। 1 का बी 4 का सी, आंसर डी ऑप्शन आ गया। देखो यहाँ पे 1 का बी और 4 का सी। इसके एग्जाम्पल के साथ समझ लो, आप लोग बचपन से बेसिक ऑक्साइड्स कौन से वाले लिखते आए हो, NaOH, KOH, हाइड्रोक्साइड्स लिखते आए हो ना, किससे बने, मेटल से बने, देखो Na के स्ट्रॉन्ग मेटल से बने ना। और आप एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से लिखते हुए आए हो हमेशा बचपन से, तो आप H2SO4, है ना, यानी कि मतलब अगर मैं बोलूँ, या फिर ClO2, ClO3 नॉन मेटल, या फिर और भी अच्छा एग्जांपल SO2, SO3, इनसे आपके सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो एसिड बनने वाला है, जो ऑक्साइड एसिड बनाने वाला है वो नॉन मेटल का है, और जो ऑक्साइड बेस बनाने वाला है वो मेटल का है। ये क्लियर हुआ, इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपका आंसर तो आ गया ऑप्शन डी, क्योंकि सोडियम स्ट्रॉन्ग था तो बेस, स्ट्रॉन्ग मेटल था तो बेसिक, 1 का बी देख सकते हो, 1 को बी। और क्लोरीन का ऑक्साइड स्ट्रॉन्गली नॉन मेटल था तो एसिडिक, यानी 4 का सी। तो 1 का बी और 4 का सी ऐसा एक में ही ऑप्शन है, तो डी नहीं, अच्छा ए में भी है ना। हाउ डू यू जज नाउ, तो यू नीड टू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या याद करेंगे आप लोग, लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए, लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में, ठीक है, Pb, Al, Sb, Zn, As और Sn, ये मेन सारे हैं, ठीक है, और भी होते हैं इसमें 2-3, पर ये मेन है, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएंगे। लेड, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक और टिन, ठीक है।
लेड, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक और टिन। इसका एक बहुत पॉपुलर नेमोनिक है, इंटरनेट पे भी बहुत पॉपुलर है, सब जगह आपने सुना ही होगा पहले भी। कैसे याद करना है इसको? प्रभु अल्लाह सब जन की आस सुनो। अपन प्रे करते हैं ना, भगवान से आस लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं, है ना, वैसे करते हैं। तो प्रभु अल्लाह सब जन की आस सुनो, ऐसा याद करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये मैंने नहीं बनाया, बहुत पुराना है, मतलब मैंने भी कहीं सुना था ये, बट काफ़ी अच्छा तरीका है इसको याद करने का। और यहाँ पर आपको याद करने से आसानी से पता चल जाएगा कि अच्छा भाई एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो 2 का क्या आना चाहिए, डी। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन डी। चेक करो जरा, क्लियर हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। और N2O जो है वो न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O। अच्छा, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं क्या? नहीं भाई, N2O न्यूट्रल होता है। ये आप रटने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको सिर्फ सिंपल लॉजिक क्या याद करना है, जैसा मैंने कहा, मेटल बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक और एम्फोटेरिक की एक छोटी सी लिस्ट, जिसका मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया कि कैसे याद करना है। प्रभु अल्लाह सब जन की आस सुनो, सिंपल हो गई बात। तो आंसर आपका सिंपली आ गया ऑप्शन डी। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट है आपका सवाल, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, मोस्ट एसिडिक। तो MgO, BeO, BaO, CaO, आप बोलोगे सारे ही मेटल है, सारे ही बेसिक होते हैं सर, तो मोस्ट एसिडिक कैसे हो सकता है? तो भाई बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम कम या ज्यादा होगा ना, ट्रेंड होगा उसका। तो पहले ध्यान से देखना कि उन्होंने आपको ऑप्शंस में बोला है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड। ध्यान से सुनना बच्चों, मजेदार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। 4 दिए। आपको ग्रुप 2 का सीक्वेंस पता है क्या? क्या है ग्रुप 2 का सीक्वेंस? क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये तो बहुत पॉपुलर, सब जगह आपको मिल जाएगा ये, कहीं पे भी। अच्छा बाय द वे, ये नेमोनिक्स मैंने नहीं बनाया, मैं झूठा क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने खुद बनाया, ऐसा कुछ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स मैं खुद बनाता हूँ, मैं बोल दूंगा कि भाई मैंने बनाए। ये बाकी या तो मैंने अपने टीचर से सीखे या कहीं और मैंने सीखे हैं, सुने, ठीक है, इट्स ये है, और किसी का ये प्रॉपर्टी नहीं। हाँ, तो ये बहुत पॉपुलर नेमोनिक्स है, ठीक है, सब लोग यूज़ करते हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हमने अपने टाइम पे भी ऐसे ही सीखा था। तो BeMg, Ca, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर को क्या हो रहा है आप बताओ? टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है कि कम होता है? ऑब्वियसली मेटालिक कैरेक्टर हमेशा टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप। इन अ ग्रुप से अच्छा आप लिखो डाउन द ग्रुप। आप बोलेंगे ठीक है। और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा ना, क्योंकि मेटल बेस। हाँ सही बात है। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ा। तो वो सवाल क्या कर रहा है? मोस्ट एसिडिक, यानी कि इनडायरेक्टली वो बोल रहा है लीस्ट बेसिक। अब आप आंसर इजीली बता सकते हो बच्चों, क्या आएगा आप बताओ? ऑप्शन बी, दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि बेरिलियम सबसे पहला है तो वो लीस्ट बेसिक है, तो वो मोस्ट एसिडिक है। ऐसा देखना, कितना सिंपल। बाउंसर तो नहीं जा रहा है कुछ, एकदम सिंपल, क्लियर हो रहा है सब कुछ, बढ़िया, ठीक है। देखो ये तरीके से सॉल्व करने से क्या होगा कि आपने क्वेश्चन लिया और जब आपको अंदर से ये पता है ना, एक फीलिंग आती है, अच्छा यार ये नीट में अब भी पिछले साल ही तो आया था,
उसके पहले साल ही आया था और ये मेरे से सॉल्व हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस अलग ही आता है, ठीक है ना। तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ गया, मेरे को ये क्वेश्चन भी आ गया, अलग ही क्वेश्चन ये आता है। आप थियरी तो ऑब्वियसली ठीक है, मैं आपको लेक्चर बताता ही हूँ, मार्किंग बताता हूँ एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन, हर चीज़ अपन करते हैं, पर वो जो है ये क्वेश्चन की सॉल्विंग के कॉन्फिडेंस अलग ही होते हैं। चलो देखो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक, ऑब्वियसली हमारा बेरिलियम है, ठीक है। उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन, वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट अग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट इट। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था 2016 में ना। नीट अगर आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 बार नीट 1 बोला, नीट 1, तो ऑब्वियसली नीट 2 भी हुआ होगा। 2016 में ना नीट 2 फेजेस में हुआ था, फेज 1 फेज 2, और पेपर बहुत ही अजीब और बहुत ही ट्रिकी पेपर आया था कुछ कुछ क्वेश्चंस के मामले में। और बिकॉज ऐसा हुआ था कि 2013 में नीट हुआ था, फिर 2 साल नहीं हुआ, फिर 2016 में हुआ, तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बच्चों ने, कि भाई आप अचानक ऐसे आपने एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया, हमारी तैयारी नहीं हुई है। तो उन्होंने फिर 2 फेज में लिया और फिर बहुत कंफ्यूजन हुआ। 2016 के क्वेश्चन अच्छे हैं, ट्रिकी हैं, ध्यान से सॉल्व करना हमेशा। सो 10th क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए में उसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी है, ऑप्शन डी में उसने ऑप्शन बी में उसने मेटालिक रेडियस पूछा है, ऑप्शन सी में आयोनिक साइज पूछा है, और ऑप्शन डी में इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है। ओके, और चारों में से वो बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है ना। तो पहला वाला ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेप्शंस है ये। क्या, इसको स्टार मार्क करता हूं मैं ए को। जो चीजों को स्टार मार्क करता हूं आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, आपको पता ही है। ऑप्शन ए को ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसा उसने दिया है। उसने क्या बोला, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसा उसने बोला है। और सवाल ये है कि क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बता सकते हो बच्चों। ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने। आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो फ्लोरीन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा है, ये एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों है? फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है। आप देखो, आपको ये हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 होते हैं, आपको पता है। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है साइज में, जैसे जैसे नीचे आओगे साइज बढ़ेगा। फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो उसकी वजह से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो वैल्यू में बहुत ही काफी कम है कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के पास क्या है, एम्प्टी शेल भी है, क्योंकि वो थर्ड रो में आ गया। थर्ड रो में 3D आ जाता है, खाली है लेकिन 3D एग्जिस्ट तो करता है कि नहीं। तो 3D है ना उसके पास, प्लस उसकी साइज भी थोड़ी सी बड़ी है कंपैरेटिवली, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पता उनके लिए बता दूं, थोड़ी देर पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी किया था, वो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा था। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात कर रहा है। निकालने के लिए एनर्जी लगती है, गेन करने के लिए वो एनर्जी लूज करता है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, आप एक एटम हो, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी सप्लाई की जाएगी, सो यू विल गेन एनर्जी। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन लेना है तो यू विल लूज एनर्जी। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लॉस के हिसाब से होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव होती है।
है ना, आप एनर्जी मांगोगे, आपसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लगभग सेम है। ये क्लोरीन एक्सेप्शन में आ जाता है। क्लोरीन एक्सेप्शन में क्यों आ जाता है? अब कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि सर ब्रोमीन आयोडीन में तो और भी एम्प्टी खाली जगह पड़ी हुई है। खाली जगह होना इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना भी एक क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो क्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी है, फ्लोरीन से थोड़ी कम है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी अराउंड 3 है। पहली बात तो ये। दूसरा कि जब फ्लोरीन की मैं बात करता हूं तो थोड़ा इसको अच्छा और डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाते। चलो भले टाइम लगे लेकिन समझना है अच्छे से। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ठीक है। फ्लोरीन के पास बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहे आपको रेड कलर के डॉट? अंदर 2 है। 2,7 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फ्लोरीन में। 2,7 2 और 7। जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया और बोलता है भाई मेरे को इधर जगह दो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, तो वो बोलता है भाई मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करने का शौक बहुत है, बरोबर है। लेकिन जब तू आएगा ना तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और छोटे स्पेस में जब एक इलेक्ट्रॉन नया आया तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये भले ये लालची बहुत है, इसको मजा बड़ा आ रहा है कि यार हाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चलो वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये तो लेकिन जब एक्चुअल में जब टाइम आता है ना, ये वैसा है जो कुत्ता आपकी गाड़ी के पीछे भागता है, आप गाड़ी रोक दो तो भाग जाता है, ये वैसा है। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तब तक ये बहुत बोला, अरे मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं तो खींच लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन मिलने आया ना तो बोलता है अरे यार अभी तो यार रिपल्शन हो जाएगा यार, है ना। तो उससे ज्यादा अच्छा अकोमोडेशन कौन करता है? क्लोरीन करता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास और एक शेल है बॉस। क्लोरीन बोलता है मैं बड़ा हूं, मेरा उतना रिपल्शन नहीं होगा, आने दे इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं। तो क्लोरीन की एक्चुअली ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है ना? बढ़िया, ऐसे समझना। हाँ आई नो मैंने जो एग्जांपल दिया कुत्ते वाला वो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा बट रियल में ऐसा ही है ना। कई बार ऐसा होता है कि अपने को लगता है कि हाँ हाँ ये चीज मिलेगी ना तो अच्छा मजा आएगा, बट जब असली टाइम आता है तो अपन पीछे हट जाते हैं। वैसे ही फ्लोरीन के साथ होता है। तो ए तो रॉन्ग है, तो आंसर तो आ गया। वही तो उसने पूछा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का विच इज द इनकरेक्ट वर्जन, तो ए तो आपका आंसर आ गया ना बच्चों। अब बाकी तीनों जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज से अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन बी बोलता है भाई लिथियम से रुबिडियम तक साइज बढ़ रहा है, मेटालिक साइज बढ़ रहा है रेडियस का। हाँ तो है ली ना की रब ने सुनी फरियाद, ऐसा है ना ग्रुप 1। है ली ना की, तो टॉप टू बॉटम्स लिथियम से सोडियम से पोटेशियम से रुबिडियम, बरोबर तो है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, सबको पता है साइज बढ़ता है, दैट इज करेक्ट। सो बी इज नॉट, बी में कोई टेंशन नहीं। सी में बोलता है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम और फ्लोरीन इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, तो ये भी सही है कि भाई एनायन इज ऑलवेज लार्जर एंड कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, ये तो फिक्स है। और सी को जरा ऑब्जर्व करना, बड़ा प्यारा ऑप्शन बनाया उन्होंने, मेहनत की है। Al3+ में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? तो आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 3+ बोला है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ कि ना। Mg2+ में इलेक्ट्रॉन कितने बता सकते हो? सर मैग्नीशियम में ओरिजिनली 12 होते हैं, 2 निकाल दिए 2+ कर दिया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन सेम है तो साइज कंपैरिजन बड़ा आसान है, एनायन लार्जर कैटायन स्मॉलर, ये तो बहुत इजी है।
और ये याद रखना, आप बोलोगे सर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तीनों कैटायन है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी छोटी साइज। जब कैटायंस को कंपेयर कर रहे हो तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी छोटी साइज। बट इसका इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन सबके सेम होने चाहिए, है यहाँ पे सबके सेम। हाँ, तो सी भी सही है, सी तो करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है ना, उसमें इनकरेक्ट कुछ नहीं है। और आखिरी ऑप्शन डी को ध्यान से देखना, डी सही लग रहा है कि रॉन्ग लग रहा है बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, चेक करना जरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोरॉन के बाद क्या आना चाहिए था? बेरिलियम। चलो ठीक है, वो तो बेरिलियम इन्होंने लिखा ही नहीं। बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाँ यहां पर ऑक्सीजन आना चाहिए था, फिर नाइट्रोजन। तो आपका डी भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या हुआ एक्चुअली आप देखेंगे तो ए एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट ना बॉस, दो आंसर हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा ए एंड डी, ऑब्वियसली नीट में ऐसा तो होता नहीं है, ये गलती हुई थी उनकी उस टाइम पे कि भाई दो ऑप्शन उन्होंने करेक्ट छाप दिए थे। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस को अपन चैलेंज करते हैं बाद में कि भाई आपने दो ऑप्शन सही छाप दिए करके, ठीक है ना। खैर हमारा कंसर्न ये नहीं है कि क्या चैलेंज करना है क्या नहीं है, हमारा कंसर्न है सही आंसर लाना। हमने सही आंसर ला दिया भाई, ए भी गलत था डी भी गलत था, तो हमारा आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए, ये भी हमारा एक्सेप्शन है, ये तो बता दिया मैंने ऑलरेडी। ओके, देन यू हैव 11th वाला, formation of oxide ion, that is O2 minus, formation of oxide ion, that is O2 minus from oxygen. First step is exothermic, second step is endothermic, ठीक है ना। The process of formation of O2 minus in gas phase is unfavorable, although O2 minus is isoelectronic with neon. Why is this? क्वेश्चन इतना ऐसा घुमा के पूछा है, 2015 का क्वेश्चन है ये। 2015 में नीट नहीं था टेक्निकली, एम्स AIPMT वगैरह एग्जाम्स थे, बट ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले समझना, ये क्वेश्चन बाउंसर क्या होगा फॉर श्योर, मेजॉरिटी बच्चों को आपको बाउंसर क्या होगा। क्वेश्चन जरा समझते, थोड़ा घुमा के पूछा उसने बोला भैया ओ से पहले तो O माइनस बनाओ, तो क्या करना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, O को एक इलेक्ट्रॉन दिया, O माइनस बनाया, और O माइनस को और एक इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस नहीं लिखता मैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। O को इलेक्ट्रॉन दिया, O माइनस बना, O माइनस को एक इलेक्ट्रॉन दिया, O2 माइनस बना। ये वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ ये होता है, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर क्या था बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये 8 था, तो अब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये 9 है, और ये हो गया तो ये 10 है, ये भी ठीक है। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन से आपने शुरू किया, O2 माइनस पे आप पहुंचे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। तो अब इसका जो क्वेश्चन को आप पढ़ो, अब समझ में आएगा। वो पूरा उसने प्रोसेस पहले आपको फालतू में प्रोसेस समझाया, पहले तो फालतू में लंबा सा प्रोसेस समझाया उसने कि भाई हाँ, कि यहां देखेंगे तो आपके पास ऑक्साइड बन रहा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद नियॉन, फिर भी ये अनफेवरेबल क्यों है? अच्छा, उसको नियॉन बनने का मौका मिल रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन बनने का मौका मिल रहा है, तो उसको तो खुशी खुशी बनना चाहिए,
कि भाई मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा, आई विल अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उसका सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, वाई इज दिस नॉट फेवरेबल, कि ये आसानी से क्यों नहीं होता, जबकि वो स्टेबल बनने जा रहा है, नियॉन की तरह बनने जा रहा है, फिर भी ऑक्सीजन से O2 माइनस आसानी से फेवरेबल तरीके से क्यों नहीं बन पाता। ये पहले सवाल तो समझ में आया कि नहीं, पहले देखो, बोलो हाँ कि नहीं। सवाल क्लियर हो गया। ये ऐसा था कि भाई मैं नीट करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, फेवरेबल है, अच्छी बात है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा सवाल कि भाई ऑक्सीजन को ऑक्साइड बनना है, मजा भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, क्यों नहीं बन पाता है, फिर कुछ तो कारण होगा ना, तो वो कारण ढूंढो, ऐसा वो बोल रहा है। और उसने 4 आपको ऑप्शन दिए, प्यारे से 4 ऑप्शन है, देखो। O माइनस हैज स्मॉल साइज देन ऑक्सीजन, कंप्लीटली रॉन्ग। अभी तो बताया एनायन इज लार्जर, देखो लिखा ना मैंने, एनायन जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है अपने ओरिजिनल एटम से, तो O माइनस तो O से बड़ा होता है, तो ये तो स्मॉलर साइज तो रॉन्ग हो गया, करेक्ट ना। तो ऑप्शन ए गलत है। ये याद रखना, एनायन अपने ओरिजिनल एटम से बड़ा होता है और कैटायन अपने ओरिजिनल एटम से छोटा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बकवास, ठीक है, ऐसा कुछ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, पर उसका O2 माइनस से कोई लेना देना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, हाँ ये ट्रू है, ऑप्शन सी इज ट्रू, बट कैन इट बी द रीजन कि जिसकी वजह से वो नहीं बन पा रहा है। क्वेश्चन फिर से सुनना, आपको वो ये पूछ रहा है कि भाई O माइनस इज लार्जर देन O, आप बोलोगे हाँ O माइनस इज लार्जर देन O, करेक्ट, ठीक है, बट इज दैट द रीजन व्हाई इट डज नॉट वांट टू बिकम ऑक्साइड डायरेक्टली, नहीं भाई, वो रीजन नहीं है। स्टेटमेंट सही है पर रीजन नहीं है। और ऑप्शन डी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ध्यान से देखना, द रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। सेम प्रॉब्लम तो फ्लोरीन में हुई थी, देखो अभी तो समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हुआ, रिपल्शन होने लगा, है कि नहीं। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की सेम प्रॉब्लम है ना, दोनों सेकंड रो में आते हैं, तो दोनों के पास एमटीडी खाली जगह नहीं है, तो क्या होगा ऑक्सीजन के साथ, ये है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास ओरिजिनली थे, आपने बोला 2 और ले लो भैया, एक और ले लिया उसने और एक और ले लिया, अब कितने हो गए, 2 यहां पे, और उसने बोला भाई एक और आप यहां पे ले लो एक्स्ट्रा, ये O माइनस हो गया, एक और एक्स्ट्रा ले लो, ये O2 माइनस हो गया। तो अब वही सेम प्रॉब्लम हुई ना फ्लोरीन वाली, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए उसके पास, तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ने की जगह कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्यों, रिपल्शन, छोटी जगह में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए अभी आउटर मोस्ट शेल, जिसको जो उसको नहीं चलेगा, इसकी वजह से ये आसानी से नहीं बन पाता। तो आंसर क्या हुआ बच्चों आपका, ऑप्शन डी, सिंपल प्यारा अच्छा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। सेम प्रॉब्लम फ्लोरीन के साथ भी था, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सही नहीं मिल रही थी ना, वो इसी वजह से। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और एक करते हैं नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक रेडाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ये 5 स्टार क्वेश्चन, क्या ये 5 स्टार क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार
इस पूरे चैप्टर से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और आयोनिक रेडियस का कंपैरिजन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं 5 स्टार क्वेश्चन आपको वो वाला बोलता हूँ, या तो वो बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है या तो वो बहुत आसान है लेकिन बहुत बार आया हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 स्टार इसलिए बिकॉज ये बहुत बार आया हुआ है, बड़ा आसान। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। इसमें से कौन सा आयोनिक रेडियस करेक्टली रिप्रेजेंटेड है? मैंने आपको एक रूल क्या बताया बच्चों, रूल याद कर लो। एटम के कंपैरिजन में एनायन कैसा है और कैटायन कैसा है? बस ये रूल आप याद कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, गलत क्यों है, आपको तुरंत स्ट्राइक होगा। ए में अगर हाइड्रोजन बीच में है तो एनायन उससे बड़ा होना चाहिए था और कैटायन उससे छोटा होना चाहिए था। रॉन्ग है ना ए तो? हाँ, ऐसे बस यही लॉजिक लगाना है, बहुत आसान कंपैरिजन के लिए। ऑप्शन बी देखो, Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, F- के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और O2- के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। देखो, लेकिन मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना छोटा। यहां तो पॉजिटिव चार्ज Na+ है, वो बोल रहा है बड़ा है, तो बी भी रॉन्ग है। समझो बात को, ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई सोडियम इज बिगर देन फ्लोरीन। पागल है क्या? कैटायन Na+ F- से बड़ा कैसे हो सकता है? कैटायन को बता रहा है और एनायन से लार्जर, ये तो रॉन्ग हो गया ना। सी ऑप्शन देखो, तो F- ग्रेटर देन O2-, ये भी रॉन्ग है। क्यों भाई? उल्टा होना चाहिए था, O2- ग्रेटर देन F- होना चाहिए। देखो, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो उतना अच्छा और जितना पॉजिटिव चार्ज कम हो उतना अच्छा साइज के लिए। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगी। तो सी भी रॉन्ग है। तो एज अ स्टूडेंट आप जब सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में तो आपको लगेगा लॉजिकली कि ऑप्शन डी सही होना चाहिए बाय एलिमिनेशन, बट यू विल रियलाइज ऑल 4 आर रॉन्ग। अगेन ये गलत मिसप्रिंट वाला क्वेश्चन था, इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। समझ रहे हो बात? डी क्यों राइट रॉन्ग है भाई? क्योंकि वापस वो यही बोल रहा है ना गधा कि Al3+ इज ग्रेटर देन Mg2+। कैसे? मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज ना। एल्यूमिनियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास भी 10 है, तो ये ऐसा होना चाहिए ना। एल्यूमिनियम तो मैग्नीशियम से छोटा होना चाहिए ना, तो गलत है। और प्लस और भयंकर है कि डी में वो बोल रहा है ये N3- से भी बड़ा है यार, एनायन से बड़ा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए चारों ऑप्शन रॉन्ग है। 12th का है आंसर नन, एक भी राइट नहीं। उनका क्वेश्चन छापने में कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, नो डाउट, हो सकता है, पर ठीक है, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को जो 4 ऑप्शन दिए चारों रॉन्ग है, हमने वो लिख दिया। अभी जैसे जैसे NTA आ गया ना आपके नीट एग्जाम के लिए, तो मिस्टेक्स होनी काफ़ी कम हो गई है क्वेश्चंस में। पहले ना बहुत मिस्टेक्स होती थी, क्वेश्चंस कभी गलत छप गए, ऑप्शन गलत छप गए। तो पुराने क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिलेगा, कभी कुछ नन ऑफ द अबव या 2 आंसर 3 आंसर मिल सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? हमने क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स किए। तो आज के लिए यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं।